मलेशिया की एक अंधेरी रात। येलेना बेलोवा ने अपनी पिस्तौल से वैज्ञानिक को गिराते हुए ठंडे दिमाग से कहा, तुम्हारा सेंट्री प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ ही दफन होगा। दरवाजे पर लगे बायोमेट्रिक लॉक ने उसे रोक दिया। वह वैज्ञानिक तो मर चुका था, पर उसका खतरनाक प्रोजेक्ट अभी जिंदा था। वाशिंगटन डीसी की संसद में बकी बार्न्स अपना विब्रेनियम हाथ मेज पर पटकते हुए गरजा, एवेंजर्स को फिर से बुलाना गलती होगी। वेलेंटिना अलेग्राडी फोंटेन ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमें और शक्तिशाली सुपर सोल्जर्स चाहिए, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। जज ग्रे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने गुप्त प्रयोगों में मारे गए मासूमों की तस्वीरें देखीं। मॉस्को के एक छोटे से अपार्टमेंट में रेड गार्डियन अलेक्सी शराब की बोतल खोल रहा था। येलेना के आते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वेलेंटिना के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। येलेना ने दीवार पर लगी एक पुरानी फुटबॉल टीम की तस्वीर देखी। थंडरबोल्ट टीम का लोगो अब भी चमक रहा था। तभी वेलेंटिना का कॉल आया, एक आखिरी मिशन, फिर तुम आजाद हो। टेक्सास के सुनसान मैदानों में छिपे पहाड़ी ठिकाने पर येलेना ने अपनी बायोमेट्रिक आंखें स्कैन करवाईं। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वहां एंटमैन मूवी का घोस्ट खड़ा था, जिसे मारने का उसे आदेश मिला था। पर क्या यह सच में चोर था, या कोई और गहरा रहस्य? 4 खतरनाक असासिन्स को एक दूसरे को मारने का हुक्म मिला। घोस्ट को टास्कमास्टर को खत्म करना था और येलेना को मारने की जिम्मेदारी जॉन वॉकर को दी गई थी, जिसे मैं मजाक में जॉनी वॉकर कहता हूं। लेकिन जब ये चारों आमने सामने हुए तो धीरे धीरे लड़ाई के दौरान इन्हें एहसास हुआ कि किसी वक्त सबने येलेना के लिए काम किया है। और जब येलेना के खिलाफ एक कमेटी बनी तो उसने फैसला किया कि अब वो सारे पुराने गुनाह धो देगी और उस राह में जो भी रुकावट बनेगा वो उसे मिटा देगी। इन्हीं में ये चारों भी आ गए। इसलिए येलेना ने उन्हें एक जगह बुलाया और प्लान किया सबको एक साथ मारने का। मगर उस जगह एक अजीब बॉक्स रखा था जो लड़ाई में गलती से एक्टिव हो गया, और उसमें से निकला बॉब, एक ऐसा शख्स जो खुद भी नहीं जानता था वो वहां कैसे आया। उधर दूसरी तरफ वेलेंटिना ने एक बड़ी पार्टी रखी थी जहां एलियंस जैसे चितौरी के छोड़े हुए हथियारों की नीलामी हो रही थी। जो पैसा आया वो इंसानी तजुर्बों में लगाया गया। कुछ लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन उसकी टीम के कुछ लोग इसे काबिले तारीफ समझते थे। इसी दौरान मेल की मुलाकात विंटर सोल्जर से होती है। अब एक नए एमपी साहब सामने आते हैं और मेल से कहते हैं, तुम उसके करीब हो, अगर मेरी मदद कर सकते हो तो इस नंबर पे कॉल करो। मेल जवाब देता है, मैं सोच के बताऊंगा। उधर फिर से सीन बदलता है। अब चारों असासिन समझ चुके थे कि वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि शिकार हैं। इसलिए वो फैसला करते हैं कि जान बचानी है तो एक दूसरे का साथ देना होगा। मगर मुश्किल ये थी कि बॉब, जो अब भी गुमसुम था, उनके साथ था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इस बिल्डिंग में साउंड बैरियर लगे थे और कुछ ही मिनटों में सब कुछ उड़ने वाला था। इन चारों ने पहले साउंड वेव का डिकोडर ढूंढा और उसे तबाह किया। फिर घोस्ट ने रास्ता खोला और सब बाहर निकल गए। लेकिन इसी दौरान टास्कमास्टर मारा गया। येलेना एक पुराने मंजर में पहुंचती है जहां उसकी बहन की मौत उसकी आंखों के सामने होती है। जब होश आता है तो सामने बॉब खड़ा होता है। तभी उसे अंदाजा होता है बॉब कोई आम इंसान नहीं, वो दूसरों की यादों को देख सकता है। अब तक ये बात वेलेंटिना तक भी पहुंच चुकी थी कि उसके भेजे हुए चारों अब एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं और साथ में भाग रहे हैं। वो अपने एक और प्लेयर हॉल्ट को हुक्म देती है, टेक्सास पहुंचो, मैं भी आ रही हूं इन सबका काम तमाम करने। वो उन्हें मामूली गुंडों का गिरोह समझती थी, मगर कहती है खतरा कभी भी पैदा हो सकता है। लेकिन ये बात सुन रहा था ड्राइवर मिस्टर अलेक्सी, जो येलेना का बाप है। उधर मेल विंटर सोल्जर को कॉल करता है और बताता है कि वेलेंटिना का मकसद अपने पुराने असासिन्स को खत्म करना है। वो भी इंसान है, मैं नहीं चाहता कोई मरे, इन्हें बचाओ। अब ये चारों एक दीवार तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट में बिजली नहीं होती। तब वो सब एक दूसरे की मदद से चिमनी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। रास्ते में बातें होती हैं जो उनके किरदार को और गहराई देती हैं, पर वो फिर कभी। फिलहाल जान बचाने की जद्दोजहद चल रही थी। 4 ऐसे असासिन्स थे जिनको एक दूसरे को मिटाने का हुक्म मिला था। घोस्ट को टास्कमास्टर का काम तमाम करना था और येलेना को खत्म करने की जिम्मेदारी जॉन वॉकर को दी गई थी। फिर एक दूसरे की पीठ मजबूत बनाकर वो लोग चिमनी की तरफ चढ़ने लगे। रास्ते में बातें हुईं, कुछ पुरानी कुछ नई, मगर उन बातों की तफसील फिर कभी। फिलहाल तो सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह जान बचा के बाहर निकलना। अब यहां अलेक्सी अपनी कार की बड़ी बड़ी तारीफें कर रहा था, कह रहा था कि ये बुलेट प्रूफ है, कोई इसे छू भी नहीं सकता, बड़ी तेज चलती है। मगर हकीकत यह थी कि गाड़ी मुश्किल से 55 की रफ्तार से चल रही थी और ऊपर से गोलियां आर पार जा रही थीं। सबके हाल बेहाल हो चुके थे।
तभी अल्लाह की तरह विंटर सोल्जर यानी बक्की वहां आ जाता है। उसने एक एक करके उनके पीछे लगी आर्मर्ड गाड़ियों को धूल चटा दी। अपनी मैकेनिकल बाजू से एक गाड़ी को खींच के ऐसा पटका कि सब पलट गईं। सब बहुत खुश थे, उन्हें लगा कि बक्की अब उनकी टीम में है और वैलेंटीना के खिलाफ लड़ेगा। लेकिन बक्की ने उन्हें वहीं पकड़ लिया और बांध दिया। दूसरी तरफ वैलेंटीना एक सीक्रेट फैसिलिटी में पहुंची थी, जहां बॉब यानी रॉबर्ट को पूरी तरह ब्रेन वॉश करने में लगी थी। कह रही थी, तुम पहले बहुत कमजोर थे, ड्रग्स लेते थे, तुम्हारा बाप तुम्हें मारता था, मां इज्जत नहीं देती थी। हमने तुम्हें उठाया, सहारा दिया, मजबूत बनाया। अब वक्त आ गया है कि तुम हमारे लिए काम करो। रॉबर्ट उसके लफ्जों में आ गया था। मेल ने यह सब देख के खतरे की घंटी समझ ली, क्योंकि बॉब यानी सेंट्री की ताकतें किसी सुपरमैन से कम नहीं थीं और वैलेंटीना पहले भी अपनी चालों और चालाकियों से कई लोगों की जान ले चुकी थी। अगर सेंट्री उसका गुलाम बन गया तो दुनिया खतरे में पड़ सकती है। मेल ने बक्की को कॉल किया, कहा कि जितने लोग ला सको ले आओ। हमें सेंट्री को रोकना होगा, समझाना होगा, वरना सब तबाह हो जाएगा। अब बक्की को समझ आया कि बॉब कोई फिक्शन नहीं बल्कि रियल शख्स है और OXX नाम की एक कंपनी बरसों से उस पर काम कर रही थी। पहले तो सिर्फ सुपर सोल्जर्स बनाए जा रहे थे, मगर वैलेंटीना ने सुपर ह्यूमन बना डाला। अब सब लोग इकट्ठा हुए। अलेक्सी ने इस टीम को एक फुटबॉल टीम की तरह नाम दिया, थंडरबोल्ट्स। वैलेंटीना उधर बॉब को अपनी बातों में उलझा कर प्रैक्टिस शुरू करवा चुकी थी। मगर हमारी टीम के पास कोई ठोस प्लान नहीं था, बस हमला करना था। वो लोग पहुंच गए वैलेंटीना की बिल्डिंग पे, जो असल में स्टार्क टावर हुआ करता था, अब वॉच टावर बन चुका था। अब यहां जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। CGI उतना शानदार नहीं था जितना सोचा था, मगर फिर भी कहानी देखने लायक थी। वैलेंटीना ने माइक पे चिल्लाया, अभी तो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था, तुमने इसके सारे शीशे तोड़ दिए। ऊपर आओ, बात करनी है। थंडरबोल्ट्स ऊपर पहुंचे, लेकिन उन्हें क्या पता कि सेंट्री पहले से उनके खिलाफ तैयार खड़ा है। मगर सेंट्री को अब एहसास होने लगा था कि ये लोग दुश्मन नहीं, ये तो लोगों की जान बचाना चाहते हैं। उसने लड़ना शुरू तो किया, मगर इन लोगों के लिए जैसे हाथी चींटी से खेल रहा हो। वैलेंटीना ने गुस्से में कहा, अब इन्हें मार डालो। सेंट्री बोला, ये मुझसे लड़ने के काबिल नहीं, इनसे मुझे कोई खतरा नहीं। तो फिर क्यों मारूं? ये सुनते ही वैलेंटीना आपे से बाहर हो गई। थंडरबोल्ट्स वहां से भागने लगे और वैलेंटीना चिल्लाती रह गई। तभी सेंट्री ने उसे पकड़ लिया गले से। मगर वैलेंटीना ने उसके लिए एक किल स्विच लगा रखा था जो उसके दिमाग में ब्लास्ट करता। लेकिन सेंट्री अब इतना ताकतवर हो चुका था कि उसका ज़हन फटने के बजाय एक दूसरी रियलिटी में चला गया, जिसे वॉइड कहा जाता है। अब अगर मैं वॉइड की बात करूं तो ये एक ऐसी जगह है जहां हर तरफ सिर्फ स्याह अंधेरा होता है। हमने अब तक वॉइड की 3 शक्लें देखी हैं। एक, वो जो लोकी के सीजन 2 में थी, जहां एलियट रहता था। दूसरी, बटन की यूनिवर्स में, जहां विलगैक्स को फेंका गया था। और तीसरी, एक ऐसी हकीकत जिसमें इंसान की सोच, उसकी शख्सियत, सब बदल जाती है। ये तीसरी वॉइड ही सबसे खतरनाक थी, एक ऐसी रियलिटी जो किसी भी इंसान को पॉजिटिव से नेगेटिव बना देती है। और जब सेंट्री की दूसरी शख्सियत यानी रॉथ ऑफ वॉइड लोगों के सामने आती है तो वो तबाही मचा देती है। उसके एक इशारे पे हर चीज काली राख बन जाती थी, जैसे कोई साया सब कुछ निगल रहा हो। लोग हवा में उड़ते और फिर गायब हो जाते। देखते ही देखते आधा शहर तबाह हो गया। थंडरबोल्ट्स के पास न कोई हल था, न कोई तजवीज। मगर फिर भी उन्होंने पूरे शहर को बचाने की कोशिश की। वो लोगों को निकालते गए, बचाते गए। सेंट्री, या कहिए वो वॉइड, ऊपर खड़ा सब देख रहा था। अब ये टीम मिलके सीधे वॉइड के अंदर चली जाती है। येलिना अकेले उसके सामने पहुंचती है और जैसे ही वो सेंट्री को छूती है, वो अपनी पुरानी बुरी यादों में चली जाती है। और वहां उसका ब्रेन वॉश शुरू हो जाता है। बाकी टीम, जैसे एलेक्सी, जॉन वॉकर और एवा यानी घोस्ट, सब अपने अपने अतीत की गलतियों में उलझे हुए थे। येलिना को एक वीरान कमरा दिखाई देता है, जहां अकेला सेंट्री बैठा होता है, अपनी ही बुराई के आगे बिल्कुल बेबस। येलिना उससे बात करती है, कहती है, तुम ही वो हो जो अपनी नेगेटिव सोच से लड़ सकते हो। वहां उसे बॉब का बचपन नजर आता है, कैसे उसका बाप उसे मारता था, कैसे उसे घर में इज्जत नहीं मिलती थी, कैसे वो ड्रग्स के लिए चिकन कॉस्ट्यूम पहनकर सड़क पर काम करता था। ये सब उसकी शख्सियत को तोड़ चुका था। और यही वॉइड बार बार उसके पॉजिटिव साइड को नीचा दिखाता था। अब जब येलिना और बॉब दोनों अपने अपने डर का सामना करते हैं तो थोड़ी हिम्मत आती है।
फिर बाकी टीम भी उस जगह पहुंच जाती है और सेंट्री से पूछती है, हम यहां से बाहर कैसे निकलें? सेंट्री कहता है, अगर सेंट्री निकलेगा तो वॉइड भी साथ जाएगा, और अगर वॉइड को हराना है तो हमें उन सारे कमरों से गुजरना होगा जहां हमारी नेगेटिव मेमोरीज छुपी हैं। तो टीम अलग अलग कमरों में जाती है, हर कोई अपने डर से लड़ता है, अपनी कमजोरियों से टकराता है। एक कमरे में आखिरकार सेंट्री और वॉइड आमने सामने आ जाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आमना सामना करते हैं। वॉइड हमेशा सेंट्री से कहता था, हम दोनों अकेले हैं, थे और रहेंगे। मगर अब उसकी पूरी टीम सेंट्री के पीछे खड़ी थी और सबने एक ही बात कही, तू अकेला नहीं है, तेरा साथ देने वाले हैं। बस यही एहसास सेंट्री की ताकत बनता है और वो वॉइड को हमेशा के लिए मिटा देता है। जब वॉइड चला गया तो सेंट्री भी चला गया और सिर्फ बॉब रह गया, एक आम इंसान। शहर में फिर से सूरज की रोशनी फैलती है। काली साया जो फैला हुआ था वो पूरी तरह से मिट जाता है। थंडरबोल्ट्स जीत जाते हैं। और फिर मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वैलेंटीना मीडिया और अखबारों के सामने इन लोगों को नए अवेंजर्स का दर्जा दे देती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में एक नई मुसीबत की झलक मिलती है, एक चौथे नंबर वाला जहाज शहर की तरफ आता दिखता है, जो एक इशारा है फैंटास्टिक फोर की एंट्री का। और अगली कहानी में उनका आमना सामना होने वाला है डूम्सडे से, बड़े ठाठ से। और मैं फिर वही पुरानी लाइन दोहराऊंगा, मगर इस बार शायद आखिरी बार नहीं। तो अब हो जाइए तैयार उसके लिए जो आने वाला है। हाँ, फिल्म की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि मुझे इस मूवी का इंतजार था। एमसीयू की एक नई पेशकश आ रही थी तो दिल में एक जोश था, मगर उसी के साथ दिल में एक मलाल भी है कि आखिर ये फिल्म आई ही क्यों। मायूसी इस बात की है कि मार्वल हमेशा से हमें बेहतरीन सीजीआई, वीएफएक्स और दिलचस्प ग्राफिक्स देता आया है, मजबूत कहानियां जिनमें ट्विस्ट भी होता है और वजन भी। मगर इस बार जो कहानी मिली वो बहुत ही बुनियादी थी। कुछ छोटे मोटे गुंडे यानी पुराने असासिन्स एक दूसरे को मारने आए थे, फिर दोस्त बन गए, फिर दुनिया बचाने निकल पड़े। इतनी सादा कहानी, न कोई गहराई, न कोई नया मोड़। और सबसे बड़ी बात, जिस जबरदस्त एक्शन की उम्मीद थी वो भी कहीं नजर नहीं आया। मुझे लगा था कि जब सेंट्री जैसा सुपर पावरफुल किरदार टीम में आएगा तो कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। जैसे डीसीईयू में सुपरमैन के बुरे रूप के खिलाफ पूरी जस्टिस लीग एक हो जाती है, फ्लैश की स्पीड भी कम पड़ जाती है, वंडर वुमन पसीने पसीने हो जाती है, एक्वामैन टकराता है मगर सुपरमैन पर कोई असर नहीं होता। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद यहां भी कुछ वैसी ही ग्रैंड फाइट देखने को मिलेगी, मगर अफसोस वैसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं इस बड़े बजट की फिल्म से बहुत ज्यादा मायूस हूं। अब आप बताइए, क्या आप मेरी राय से सहमत हैं? कितना फीसद? नीचे कमेंट्स खुले हैं, जरूर अपनी राय बताइए। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और जैसे ही एमसीयू की अगली किस्त आएगी मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा, वही तर्ज, वही क्वालिटी और वही डेडिकेशन लेकर। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले किस्से में।